वेलकम टू शिक्षा गार्डन यूट्यूब चैनल। ये जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का ये अगला चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत और ये विशेषताएं। हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें से पहला जो ये टॉपिक जो ये लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग भारतीय संविधान का स्रोत को समझेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग विशेषताएँ को समझेंगे कि क्या क्या विशेषताएँ हैं। जानते हैं संविधान निर्माण के लिए कैसे पूरा एक संविधान सभा का गठन किया गया था, ये आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। और संविधान के निर्माण के लिए कितने लोग कैसे कैसे समिति बनाई गई थी, क्या क्या लोगों ने किया था, कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया, उन सबको आपने इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर जो 3rd था उसमें आपने समझा है उसको। इस चैप्टर में कहाँ से क्या प्रावधान लिए गए हैं, क्योंकि संविधान बनाने के लिए कुछ देशों का संविधान का अवलोकन किया गया और उसके बाद उसके प्रावधान को यहाँ एड ऑन किया गया है। तो कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए उसके बारे में समझेंगे। पूरे संविधान का जो स्रोत है उस स्रोत में दो स्रोत मतलब आधार देखा जाता है। एक है आधार आपका आंतरिक और दूसरा है बाह्य। एक है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। दो स्रोत को लिया गया है। आंतरिक स्रोत में जो 1935 का अधिनियम था जो कि हमारे यहाँ शासन व्यवस्था को चलाने के लिए चुना गया था, उस अधिनियम से कुछ प्रावधानों को लिया गया है। उस प्रावधानों को सीधे सीधे और कुछ को आपको चेंज करके लिया गया है। जो बाह्य स्रोत है, बाह्य स्रोत में अलग अलग देशों से कुछ लिया गया है, ठीक है। अलग अलग देशों से जो बाहरी देश हैं उनसे भी लिया गया है कुछ प्रावधानों को। मूल रूप से जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इस स्रोत का बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ सवाल बहुत बनते हैं। यहाँ रहता है लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में खत्म आता है, लेकिन अलग अलग देश जो यहाँ है उससे सवाल ज़्यादा बनता है। तो दो स्रोत है, याद रखिएगा, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। दो अलग अलग जगहों से संविधान में कुछ प्रावधान लिए गए हैं। आंतरिक स्रोत में 1935 का अधिनियम आता है और बाह्य स्रोत में आपको ये अलग अलग देशों के कुछ प्रावधान को लिए गए हैं। तो इसको चलिए अब समझते हैं। अलग अलग देशों का जो प्रावधान है उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो पहला आपको ये छोटा सा हेडिंग है, ये भारतीय संविधान के प्रावधान एवं इससे संबंधित देश। इधर में आपका देश है, इधर में प्रावधान जो लिए गए हैं, ठीक है। पहला जो देश है उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, ठीक है। शासन व्यवस्था जो मुख्य भागीदार होगा वो संसद होगा, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि जो लोग ये जो सरकार होगी वो ये आपकी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। और एक व्यवस्था तो ये है कि उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उनका वही लोग शासन व्यवस्था में भागीदार होते हैं। जैसे मंत्रिमंडल बना, ठीक है। अब ये लोग जो आते हैं वो मूल रूप से संसद के हिस्सा होते हैं। इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ चुना गया है। विधि का शासन मतलब जो शासन व्यवस्था होगा वो लॉ के हिसाब से चलेगा, तो संविधान के अनुसार चलेगा। इस व्यवस्था को भी वहाँ से लिया गया है। तो किसी विवेक के आधार पर नहीं कि हाँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, उसके अनुसार से एक विधि का शासन होगा, नियम के अनुसार से शासन व्यवस्था चलेगा। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे नहीं दिया जाता है। सिर्फ केंद्र के स्तर पे देश का नागरिकता मिलता है आपको, भारत का नागरिकता मिलता है। बिहार का या किसी राज्य का, यूपी का या मध्य प्रदेश का, उस तरीके से अलग अलग नागरिकता आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो एकल नागरिकता का मतलब आपको सिर्फ देश के स्तर पे नागरिकता मिलेगा, अलग का नहीं। मंत्रिमंडल संसद के जो कुछ प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको अपना अपना डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो उसको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कह सकते हैं। प्रणाली में ये प्रणाली हो गया। उसके बाद है आपका विधायी प्रक्रिया, ये विधायी प्रक्रिया, ठीक है। तो जो शासन ये क्या होता है, नियम बनाने की जो प्रक्रिया वगैरह है कि किसी भी ये प्रस्ताव को पास करने वो सब यहाँ से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, तो कुछ विशेषाधिकार होते हैं संसद के पास भी, ठीक है। या फिर जो सांसद होते हैं उनके पास भी अधिकार होते हैं। तो क्या वो सब अलग अलग टॉपिक है, पूरा आपको पढ़ना होता है संसद वाले चैप्टर में। परमाधिकार लेख, तो किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिकार हो, ठीक है, तो उस अधिकार को परमाधिकार लेख कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के पास एक अधिकार दे दिया गया हो और इस अधिकार को ऐसा, तो यहाँ पे आप समझिए कि किसी भी संस्था हो गया, कोई व्यक्ति होगा, उसके पास उस तरीके का अधिकार किसी भी चीज़ पे निर्णय लेने का, वो उसका एकदम व्यक्तिगत होता है, वो सीमित ये दिया जाता है। अगला जो है वो यूएसए का संविधान। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखिए। तो जो यूएसए का संविधान है उससे मूल अधिकार लिया गया है। उसका मूल अधिकार जानते ही हैं आप, इसको अलग से बहुत डिटेल टॉपिक पढ़ना। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो इंग्लिश शब्द है वो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कि यदि
ये जो विधायिका है, विधायिका यदि वैसा कोई कार्य करता है, वैसा कोई नियम बनाता है, तो उस नियम यदि जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो संविधान के अनुसार नियम नहीं है, तो उसको देखने का, उस पे जांच करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो बेसिकली जो नियम है उसका पुनर्विलोकन किया जाएगा। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले निर्णय दिया है, उस निर्णय को भी वापस से देखने का, बदलने का अधिकार जो होता है उसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। सपोज मान के चलिए कि किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई निर्णय दे दिया है, लेकिन जब दोबारा वही केस उसके सामने आया तो उसको लगा कि नहीं, इस मुद्दे पे तो इस तरीके से निर्णय होना चाहिए था, जो पहले दिया गया वो थोड़ा ठीक नहीं था, तो उन्होंने उसको वापस से चेंज करा, अपने ही निर्णय को चेंज करा। तो ये अधिकार उनके पास है। या फिर कोई विधायिका जो है वो किसी ऐसे कानून को बनाती है जो संविधान सम्मत नहीं है, ठीक है, तो उनको देखने का अधिकार इनके पास होता है। तो इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला जो है ये संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब जो है कि जो शासन व्यवस्था में प्रमुख होगा वो संविधान होगा, हमेशा उसी के नियमों के तहत शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा, ठीक है। ये निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, जो राष्ट्रपति के पद की स्थिति है उसका संबंध ब्रिटेन के संविधानों से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा आएगा, वो व्यवस्था आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और महाभियोग का मतलब होता है जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, महाभियोग, ठीक है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की जो प्रक्रिया ये लिया गया है, प्रावधान लिया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया। उसका जो है वो उपराष्ट्रपति का पद है, तो उपराष्ट्रपति होंगे, उसका जो पद है वो कहाँ से लिया गया? यहाँ से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र होगा, ठीक है, ये प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मतलब न्यायपालिका अपने स्तर पे काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं, किसी सरकार के अंतर्गत होकर नहीं करेगा, वो अपने स्तर पे निर्णय देगा। इस व्यवस्था को न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, इसके लिए आपको पूरा डिटेल चैप्टर जब आप न्यायालय पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है। तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उस विधि को भी ये यूएसए से लिया गया है। वित्तीय आपात ये जो 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, इसको आपको कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, यह ध्यान रखना है। देखो बहुत चीज़ें, जैसे मूल अधिकार बहुत फेमस है, ये पूछ लेते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो पूछ लेते हैं। तो आपको ऊपर में जो लिखा है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे में जो कुछ ऐड ऑन किया गया है वो है आपको याद रखना है, लेकिन उतना नहीं रहता है। सवाल ऊपर वाले जो ये सब देख रहे हैं आप, इसे सब बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऊपर में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, नीचे में ऐड ऑन किया गया कुछ एक्स्ट्रा वो है, लेकिन आपको उतना ध्यान नहीं देना। अगला जो है वो है कनाडा, ठीक है, इस तरीके से कनाडा से लिया राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होगा वो और उसका प्रावधान कनाडा से लिया है। शक्ति विभाजन का मतलब केंद्र और राज्य के स्तर पर शक्ति विभाजन की जो व्यवस्था है उसको कनाडा से लिया गया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन एक साथ है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के कुछ वो है कि आपको परामर्श वगैरह देना पड़ता है, तो राष्ट्रपति यदि कोई मांगता है, कोई परामर्श मांगता है किसी मुद्दे पे, तो आपको वो देना पड़ता है। ये उच्चतम न्यायालय के जो प्रावधान है ये कनाडा से लिया गया है। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, इसमें का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सरकार दो स्तरों पे भी है, एक के आपको मिल जाएगा केंद्र के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे, ठीक है, लेकिन जो केंद्र होगा वो हमेशा मजबूत होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का रूप। ठीक है, दोनों व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान के लिए कि कल को कोई राज्य कहे कि हमको, जैसे पंजाब के लोगों का स्थिति है कि वहाँ से हमको बाहर निकलना है, यदि केंद्र मजबूत नहीं होगा तो ये तो बिखर जाएगा पूरा व्यवस्था। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सशक्त हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो वहाँ के लोग हैं उनके अपने स्थानीय कुछ मुद्दे हैं तो उसके शासन करने के लिए थोड़ा सा स्वतंत्रता तो होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, ये भी व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। कनाडा से एक और चीज़ लिया है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। थोड़ा सा इसको समझिए, रेजिडुअल पावर बोलते हैं इसको। और एक अलग से सूची भी आता है जो 3 सूची पढ़ते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और केंद्र सूची। ठीक है, सॉरी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची,
केंद्र और संघ हम एक ही बार दोनों अलग अलग बोल दिए थे, बात एक ही है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो 3 सूची है, ठीक है, वो उसमें उसके अलावा जो एक और सूची बनता है वो है अवशिष्ट, या आप शक्ति कह लीजिए, सूची कह लीजिए, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। रेजिडुअल लिस्ट भी बोलते हैं इसको, या रेजिडुअल आप पावर कह लीजिए। ये जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत होता क्या है, अवशिष्ट का जो मतलब है वो है बचा हुआ, ठीक है। एक तो मतलब ये है बचा हुआ, तो कहने का मतलब ये कि जितने भी जब संविधान का निर्माण हो रहा था उन सब प्रावधानों को अलग अलग सूची में जो सम्मिलित किया गया था कि जो जो विषय हैं इस मुद्दे पे कानून कौन बनाएगा, उस तरीके से प्रावधानों को अलग अलग सूची में सम्मिलित किया गया था। उस सूची के अलावा यदि कोई विषय आने वाले समय में कभी आएगा या फिर जो इसका आने की संभावना है उस तरीके के विषय, उस विषय को इसमें शामिल किया गया। उस पर कहा गया कि कानून कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा, केंद्र बनाएगा। उसमें जो भी शामिल किया जाएगा उस पर एकदम फिक्स है कि कानून ये केंद्र ही बनाएगा। उसमें ये नहीं कहा जाए कि हाँ इस पे आप बदलाव करो, ये सब करो। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे इंटरनेट, हमारे जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय इंटरनेट नहीं था, ठीक है। इंटरनेट आने से आपको एक साइबर क्राइम देखने को मिलेगा। साइबर क्राइम का मतलब ये है कि आपको जैसे इंटरनेट की दुनिया में किसी तरीके का फ्रॉड होता है आपके साथ, ठीक है, या फिर आपके डाटा लीक हो जाता है, तो उन सब को साइबर क्राइम के अंतर्गत रखते हैं। अब ये प्रावधान चूँकि संविधान निर्माण के समय था नहीं, तो इस तरह के प्रावधानों को अवशिष्ट शक्ति में शामिल किया गया। एक और टैक्स आया था जो सेवा कर बोलते हैं, जो सेवा कर आया था, तो जो क्या बोलते हैं उसको 20वीं सदी का जो उत्तरार्ध है 1990 2000 के आसपास का समय है, उस समय पे आपको ये देखने को मिलेगा। सेवा कर जो आया वो सेवा कर, ये पहले प्रावधान नहीं था। अब इस कर पे कौन ये नियम बनाएगा, तो इस पर नियम कौन बनाएगा, इसको रखा गया अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत। और जैसे ही अवशिष्ट शक्ति का मतलब फिर वो नियम हमेशा केंद्र बनाएगा, ये प्रावधान भी वहाँ से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं का मतलब वही है जो 2 स्तरों पे शासन व्यवस्था आपको बटा हुआ देखने को मिलेगा। 2 स्तर पे क्या है, शासन व्यवस्था बटा हुआ है, ये देखने को मिलेगा आपको। तो विशेषताएं भी वहाँ से लिया गया है। एक है आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये है क्या, तो बेसिकली ये कुछ प्रावधान है जो जिसके तहत सरकार को ये आदेश दिया जाता है, राज्य को एक आदेश दिया जाता है, या राज्य का मतलब है ये केंद्र से लिया गया, भारत से लिया गया, ठीक है। तो राज्य को ये आदेश दिया जाता है कि आप इस प्रावधानों के तहत तो ये काम करने की कोशिश करें ताकि जनता का कल्याण हो। तो इसके राज्य के निर्देशक तत्व कहते हैं। इसी को DPS भी कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कहते हैं शॉर्ट में। ये अलग से पूरा टॉपिक पढ़ना होता है, 36 से 51 तक का पूरा अनुच्छेद है इसके अंतर्गत, वो पढ़ना होगा आपको वहाँ पे। तो ये है राज्य के निर्देशक तत्व। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, आपने वहाँ जो देखा था अमेरिका वाले में, उसमें ये था कि राष्ट्रपति कैसा होगा, तो निर्वाचित होगा, ठीक है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, लेकिन निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होगा, उस प्रक्रिया में, या निर्वाचक मंडल कह लीजिए कि उसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे। बेसिकली पूरा जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में निर्वाचित जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ये पूरा अपने आप में पूरा टॉपिक होता है, डिटेल पढ़िए जब हम निर्वाचन प्रक्रिया करवा रहे होते हैं राष्ट्रपति पढ़ाने के दौरान। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। क्या होता है कि जो कुछ अलग अलग सामाजिक व्यवस्था, ये समाज में जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उन सब समुदाय से लगभग 12 लोगों को मनोनयन करने का अधिकार होता है। उनको मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे, तो राज्यसभा में। लोकसभा में भी मनोनीत का अधिकार था, जो एंग्लो इंडियन थे 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन का अधिकार था। इससे संबंध नहीं है, ये मत समझिएगा, ऐसे ही आपको एग्जाम बता रहे हैं बस, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो अभी भी है, ठीक है। तो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो इनको बेसिकली जो उन क्षेत्र से है
उनको सीधा ऐसा निर्वाचन कैसा नहीं किया, निर्वाचन के द्वारा आपको यहाँ पे आना है, आप मनोनयन के द्वारा, मतलब वो रिकमेंडेशन होगा, रिकमेंडेशन के बेस पे आपको बुलाया जाएगा और फिर उस सभा का, राज्यसभा का हिस्सा बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इनके लिए निर्वाचन के तहत आना जरूरी नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन पे आते हैं, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पे आते हैं। और रिकमेंडेशन कैसे ही होता है, वो सरकार, प्रधानमंत्री अपने अपने, एक तो रहता है कि उनका उन क्षेत्रों में योगदान है, हाँ, लेकिन थोड़ा अपने चहीते लोगों को भी ध्यान रखते हैं वो लोग, ठीक है। उसके आधार पे राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होता है, फिर उसके बेस पे वो लोग सभा का हिस्सा बनते हैं। अगला आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। जो संविधान का संशोधन प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया, ये अफ्रीका से लिया गया है। उसका राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। अभी जो आप राज्यसभा में मनोनयन देख रहे थे, तो राज्यसभा में कुछ चुन के भी लोग जाते हैं, तो उनका जो निर्वाचन प्रक्रिया होगा वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये सवाल बनता है, संविधान संशोधन वाला बहुत ज़्यादा बनता है सवाल, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब जो प्रमुख व्यक्ति है हमारे यहाँ को, वो चुने हुए व्यवस्था के तहत आएगा, उसको कहते हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, समझ ही रहे हैं, समानता सबको समान अधिकार वगैरह, स्वतंत्रता आपके पास निर्णय लेने के ये अधिकार हो, बंधुत्व मतलब लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहें, इस व्यवस्था को लिया गया है। वैसे ये टॉपिक डिटेल करेंगे जब हम आपको प्रस्तावना पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया गया है, ठीक है। संयुक्त, जैसे कुछ मुद्दों पे होता क्या है, जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हमारे पास दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा यदि किसी विशेष मुद्दे पे, जो मुद्दा चल रहा होता है उस समय पे, दोनों की सहमति नहीं होती है, अलग अलग होता है उस तरीके से, तो उस मुद्दे के लिए एक जगह पे दोनों को बुलाया जाता है और पूरा एक ज्वाइंट सिटिंग करवाया जाता है। और ज्वाइंट सिटिंग के तहत ही पूरा क्या होता है, उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश किया जाता है। अब ये क्या है कि यहाँ कुछ और बात करेंगे, यहाँ कुछ और बात करेंगे, एक काम करो, दोनों को एक जगह पे बुलाओ और दोनों को एक जगह पे बुलाने के बाद क्या करेंगे, वहीं पे बात कर लेंगे पूरा। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सिटिंग में विशेष मुद्दों पे, हमेशा नहीं होता है कि हमेशा बुलाया जाए, कुछ विशेष मुद्दों पे जहाँ पे पेचीदा हो जाता है मामला, तो उस पर उसको ठीक करने के लिए कि आप उस पर दोनों का विचार एक जगह पे समझ में आ जाए, इसके लिए दोनों को एक जगह बुलाया जाता है। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की व्यवस्था। और अगला जो है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट मतलब समझते हैं, जो प्रावधान दोनों से संबंध, केंद्र से भी राज्य से भी, तो उस पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, वो है आपके पास। ये समवर्ती सूची में रखा गया है, उस पर नियम दोनों लोग बना सकते हैं। जैसे पर्यावरण के मुद्दे की बात करें तो पर्यावरण बेसिकली राज्य से भी संबंध है, केंद्र सरकार भी नियम बनाएगा। अलग अलग राज्यों का पर्यावरण संबंधी जो नियम हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे हो सकता है कि वन अधिक मात्रा में हो, वहाँ पे आदिवासी लोग जंगलों पे डिपेंड हो, तो उनके लिए नियम अलग बनाना पड़े, फिर बाकी जगहों के लिए अलग, तो अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे प्रावधानों को समवर्ती सूची के अंतर्गत जगह दिया जाता है कि जहाँ पे केंद्र के स्तर पर भी नियम बनाया जा सके और राज्य के स्तर पर भी, क्योंकि राज्य का अपना एक अलग ढांचा होगा उस मुद्दे पे। हो सकता है कि वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वो केंद्र सरकार ने कानून तो पूरे देश को देख के बनाया हो, तो वहाँ पे उस तरह से नियम आप बना सकते हैं। इस तरह के प्रावधानों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो उसका जो लैंग्वेज है वो सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। अगला है जर्मनी। और जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर संविधान कहते हैं, तो वो नाम दिया गया आपको यहाँ पे, जर्मनी का संविधान, ठीक है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। बेसिकली है क्या कि आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपातकाल लगा हुआ और आपको कहा गया कि घर से बाहर नहीं निकलना है, लोगों के साथ समूह में इकट्ठा नहीं रहना, और आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे, हमारा मूल अधिकार है भाई, हमको अधिकार मिला है, घूमने का अधिकार मिला है, आर्टिकल 19 के तहत हम जा सकते हैं कहीं भी, ये वो, ठीक है। फिर वो अब आप जिद कर देंगे, तो ये कहा गया है कि मूल अधिकार का निलंबन कर दिया जाएगा। सब नहीं होता है, 2 अधिकार छोड़ दिए जाते हैं 20 और 21 का अधिकार, लेकिन बाकी जितने भी अधिकार हैं वो
अधिकारों का निलंबन हो जाता है। वो मतलब निलंबन का मतलब बेसिकली वो तब उस समय तक रोक लगा दिया जाता है। फिर जैसे ही ये आपातकाल खत्म होगा वो आपके अधिकार स्वतः लागू हो जाएंगे, मूल अधिकार। लेकिन उस दौरान जब भी आपातकाल लागू होगा तो उस दौरान आपके मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कोरोना के दौरान देखा होगा, कोरोना के दौरान कि घर से यदि वो नियम था कि आपको बाहर नहीं निकलना है, सबको अंदर रहना है। अब उस समय आपका ये है कि मूल अधिकार है भाई हमारा, ठीक है। वो तो उस समय क्या किया जाएगा, आपको पीटा जाएगा। को बताते हैं मूल अधिकार क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा आप ये नहीं रहता है। तो ये आपातकाल का इमरजेंसी अगर लागू है तो इमरजेंसी के दौरान आपको आपके अधिकारों का निलंबन मतलब कुछ समय तक रोक लगा दिया जाता है, ठीक है। अगला है जापान। जापान से जो अधिकार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो भी ये शासन व्यवस्था चलाया जाएगा वो विधि के द्वारा स्थापित होगा, इस व्यवस्था को लिया गया है। वहाँ जो आप देखे थे ब्रिटेन वाले में विधि का शासन था, ठीक है। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ में क्या है कि मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श दिया गया है। ये तीनों न्याय क्या है, प्रस्तावना वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है डिटेल में, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपके पास सिर्फ मूल अधिकार नहीं हो, ठीक है, ऐसा क्योंकि आपके पास सिर्फ मूल अधिकार रहेगा और कर्तव्य भी तो कुछ होना चाहिए देश के प्रति, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है, जो भाग 4 क में रखा गया है उस कर्तव्य को, तो यहाँ से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग देश के जब संविधान थे वहाँ से जो जो प्रावधान लिया गया था वो है, ये है आपका। अगला जो है वो है आपका कि संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो किसका है, तो वो मिल जाएगा आपको 1935 का जो अधिनियम, जो हम आपको शुरू में ही बताए थे, 1935 का जो अधिनियम, भाषा शासन अधिनियम 1935, उसका देखने को मिलता है लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद को फेरबदल करके या शब्द से उसमें शामिल किया गया भारतीय संविधान में। कुछ लोगों का रहता है ना विरोध कि भाई आपने कुछ किया नहीं है और आपने सीधे सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो ठीक है, उनका विरोध है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। चूँकि अब कोई ना कोई आधार तो होता ही है किसी नियम को बनाने में, लेकिन यह रहता है कि उस नियम को एप्लीकेशन करने के लिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके अनुसार भी सोचना पड़ता है, सीधे सीधे थोड़ी ना उठाना होता है। पर ठीक है, जिन लोगों का विरोध है अपना है। तो भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें से लगभग 250 अनुच्छेदों को 395 में से कुछ को फेरबदल करके या जो भी लगता था कि सही है, ठीक है, क्योंकि जो नियम बनाए गए थे 1935 का अधिनियम तो हमारे लोगों के लिए ही बनाए गए थे, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को समझते हुए भी बनाया गया था। तो उस हिसाब से वहाँ से कुछ प्रावधानों को लिया गया, बाकी अलग अलग देशों के संविधान के प्रावधानों को लिया गया है, जो आपने ऊपर देखा है। तो इससे सवाल बहुत ठीक ठाक बन जाते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जो सब डिफ़िकल्ट थे उसको समझा दिया गया है। आगे हम लोग जो बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं पे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।